नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपने चल रही थी पिछली कक्षाओं से लगातार बाल विकास के ऊपर, और बाल विकास के अंदर हमने देख लिए थे, अवस्थाओं के अंदर बातचीत कर रहे थे कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने पहले देखी थी शैशवावस्था के बारे में, और शैशवावस्था के बाद शैशवावस्था के कुछ नाम देखे थे, फिर उसकी विशेषताएं देखी थी, परिभाषाएं देखी थी, जिसमें पहली परिभाषा हमने देखी थी किसकी, वैलेंटाइन की। दूसरी परिभाषा देखी थी हमने गोडानेप की। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, देख लेना। पहली परिभाषा देखी थी हमने कौन सी, वैलेंटाइन की। और इस परिभाषा के अंदर क्या बताया था मैंने कि जो सीखने का काल होता है, सीखने का जो आदर्श काल होता है, वो शैशवावस्था होती है। सीखने का आदर्श काल सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था होती है। इसके ऊपर कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं कि भाई सीखने का आदर्श काल उपरोक्त में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे देगा, उसके बाद में एक वैलेंटाइन होगा, उसमें अपने आंसर वैलेंटाइन हो जाएगा। दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी गोडेनेप की। और जो गोडेनेप है ये बोलता है कि बालक का जो विकास होगा, जो बालक के अंदर जो परिवर्तन आएंगे, वो 3 वर्ष के अंदर पूरी अवस्था के अनुसार आ जाएंगे। कहने का मतलब बालक का जो विकास, आधा विकास 3 वर्ष की अवस्था में हो जाएगा, और आधा विकास शेष अवस्थाओं के अंदर होगा। ये कौन कहता है, गोडेनेप कहता है। बालक का आधा विकास 3 वर्ष की अवस्था में या 3 वर्ष की आयु में, तथा शेष विकास संपूर्ण अवस्था में होता है। संपूर्ण अवस्था में होता है। ये अपने गोडेनेप की परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा मैंने बताई थी आपको किसकी, वॉटसन की परिभाषा बताई। और वॉटसन की परिभाषा में यह बताया गया कि जो सीखने की जितनी तीव्रता शैशवावस्था के अंदर होती है बालक के अंदर, वो किसी भी अवस्था में नहीं होती। जो तीव्रता बालक शैशवावस्था के अंदर दिखाता है सीखने में, वो किसी अन्य अवस्था जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और या कोई प्रौढ़ावस्था हो, उनमें नहीं दिखाता है। ये चीज़ कौन बताता है, वॉटसन कहता है। तीसरी परिभाषा हो जाती है वॉटसन की। और इसमें क्या बताता है कि सर्वाधिक तीव्रता शैशवावस्था बालक के अंदर सीखने की सर्वाधिक तीव्रता शैशवावस्था में पाई जाती है। किसी अन्य अवस्था में नहीं, और अन्य अवस्था में नहीं।
ठीक है, ये 3 परिभाषाएं हो गई। चौथी परिभाषा मैंने बताई आपको जॉन लॉक की परिभाषा, और जॉन लॉक की परिभाषा में क्या बोलता है कि बालक होता है वो एकदम कोरिलेट के अनुसार होता है, और कोरिलेट का मतलब होता है टेबुला रासा। ये 4 परिभाषाएं थी। इस चौथी परिभाषा बताई थी जॉन लॉक की परिभाषा, बालक कोरिलेट के समान होता है, बालक कोरिलेट के समान होता है, और कोरिलेट का जो अर्थ है, कोरिलेट का अर्थ होता है टेबुला रासा। ठीक है, ये अपने हो जाती हैं किसकी, शेषवावस्था की परिभाषाएं। शेषवावस्था की परिभाषाओं के अंदर मैंने ये 4 परिभाषाएं बता दी। आप इन परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के अंदर आती हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। किसी न किसी एग्जाम के अंदर एक न एक परिभाषा मिल जाती, इसलिए मैंने इसको दोबारा आज फिर बता दिया। इसके बाद में हम बात कर रहे थे बाल्यावस्था के अंदर। बाल्यावस्था का हमने देख लिया था कि विभाजन, कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी हो जाती है अपने कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। और जो पूर्व बाल्यावस्था का समय बताया था मैंने 6 से 9 वर्ष कर लो, और जो उत्तर बाल्यावस्था वो 9 से 11 साल या 12 साल कर लो। और टोटल देखा जाए तो बाल्यावस्था 7 से 11 या 12 वर्ष की हो जाएगी। ये हो जाएगी 7 से 9 वर्ष, ये हो जाएगी 9 से 11 या 12 वर्ष। यहाँ तक हम पिछली कक्षा के अंदर पढ़ चुके थे। अब चलते हैं आज की जो भी क्लास होने वाली है उसकी तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बाल्यावस्था की विशेषताएं या फिर अन्य नाम और परिभाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। जो बाल्यावस्था है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बाल्यावस्था के अन्य नाम। सबसे पहले बात करें इसके अन्य नाम की, तो सीखने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काल होता है कौन सा, बाल्यावस्था। और सीखने का प्रथम महत्वपूर्ण काल कौन सा हो जाएगा, शैशवावस्था। और सीखने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हो जाएगा, बाल्यावस्था। ये पहला अपने अन्य नाम में पहला हो जाएगा। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण काल, महत्वपूर्ण दूसरा काल। पहला काल कौन सा हो जाएगा, शैशवावस्था काल, और दूसरा महत्वपूर्ण काल हो जाएगा कौन सा, बाल्यावस्था काल। दूसरे अन्य नाम की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण काल कह दो, या प्रारंभिक शिक्षा का प्राथमिक काल कह दो। अब प्रारंभिक शिक्षा कौन सी है, 1 से लेकर के 5वीं तक का जो भी बालक बैठेगा वो किस अवस्था के अंदर बैठेगा, बाल्यावस्था के अंदर बैठेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण काल हो जाएगा। दूसरा नाम हो जाएगा प्रारंभिक
शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो होती है कौन सी, 1 से 8वीं तक की का प्राथमिक काल, और जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा वो होती है 1 से 5 तक। प्रारंभिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा का काल, और ये कौन सी हो जाएगी, 1 से 5वीं तक का जो बालक होगा वो इसी अवस्था के अंदर पढ़ने बैठता है और यहीं से उसकी पढ़ाई प्रारंभ होती है। ये अपन जो आरटी की जो शिक्षा नीति है उसके तहत देखेंगे, आरटी अधिनियम है उसके अंदर देखेंगे कि भाई प्रारंभिक शिक्षा में पहले कितने साल का बालक कौन सी कक्षा के अंदर बैठेगा, कितने का कितने में। तीसरे जो उपनाम की बात करें तो तीसरा जो नाम हो जाएगा उपनाम इसका कि जीवन का सबसे अनोखा काल। जीवन का सबसे अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को। और जीवन का सबसे आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया है, शैशवावस्था को। ये चीज अपने को याद रखनी है। आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कौन सा, शैशवावस्था। जीवन का अनोखा काल कौन सा, बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कौन सा हो जाएगा अपने, बाल्यावस्था हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो वैचारिक क्रियाओं का काल, यानी कि इस अवस्था के अंदर बालक विचार करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, प्रारंभ कर देता है, वैचारिक क्रियाओं का काल। चौथा उपनाम इसका हो जाएगा वैचारिक क्रियाओं का पहला हो जाएगा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा काल। दूसरा हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का काल, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5वीं तक का। तीसरा आ जाएगा जीवन का अनोखा काल। उसके बाद में चौथा उपनाम हो जाएगा अपने वैचारिक क्रियावस्था का काल, यानी कि इस अवस्था के अंदर बालक सोचने लग जाता है, सोचना प्रारंभ यहां से कर देगा, इसके बाद में वो सोचता ही रहता है। कल्पना शक्ति भी बढ़ने लग जाती है इस अवस्था के अंदर। उसके बाद में अगले नाम की बात करें तो खेलने की आयु। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता था, शैशवावस्था को। और खेलने की आयु किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। यह चीज जरूर ध्यान रखनी है। इसके ऊपर कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं सीधे सीधे कि खेलने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो खेलने की आयु हो जाएगी अपने कौन सी, बाल्यावस्था। यह भी पूछा गया है कि खिलौनों की आयु कौन सी कहलाएगी, तो खिलौनों की आयु हो जाएगी अपने शैशवावस्था। किस अवस्था के अंदर बालक खेलते हैं खिलौनों से, जब बालक छोटे छोटे हो जाए, छोटे छोटे रहेंगे तभी तो खेलेंगे। और छोटे रहने का मतलब यह है कि 1 से 5 साल का बालक हो गया वही खिलौनों से खेलेगा, यानी कि खिलौनों की आयु शैशवावस्था। और खेलने की आयु यानी कि रात दिन दौड़ते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कोई काम नहीं धाम नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, को सिर्फ और सिर्फ खेलने। स्कूल से आए, बैग फेंका, सीधे खेल के मैदान में, या फिर दोस्तों के साथ निकल जाएंगे खेलते हुए। खेलने में इतने मग्न हो जाते हैं कि शाम का खाना भी भूल जाते हैं, सुबह का खाना भी भूल जाते हैं, उठते हैं सीधा खेल के मैदान में। तो खेलने की अवस्था कौन सी हो जाएगी अपने, बाल्यावस्था हो जाएगी। पांचवा उपनाम हो जाता है खेलने की आयु। खेलने की आयु। उसके बाद बात करें कि जब बालक खेलेगा तो उद्यम यानी कि उत्पाद मचाएगा, बदमाशी करेगा,
इसी अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा बालकों के द्वारा बदमाशी की जाती, किसी चीज को तोड़ फोड़ करना। शैशवावस्था के अंदर तो बालक से कोई चीज टूटती नहीं है, छोटे मोटे खिलौने उनको तोड़ देगा वो। लेकिन जब बालक बाल्यावस्था के अंदर प्रवेश करेगा तो उद्यम अठाप करेगा, दूसरों को परेशान करेगा, किसी वस्तु को तोड़ फोड़ करेगा, उत्पाद मचाएगा, यानी कि बदमाशी करेगा। तो इसे उत्पाद की अवस्था भी कहते हैं। उत्पाद की आयु, उत्पाद की पहली हो जाएगी सीखने का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा काल, दूसरा आ जाएगा प्राथमिक काल, तीसरा आ जाएगा कल्पना, तीसरा आ जाएगा जीवन का अनोखा काल, चौथा हो जाएगा वैचारिक क्रियावस्था की काल, पांचवा अपने अंदर आ जाएगा खेलने की आयु, और छठा हो जाएगा उत्पाद की अवस्था। अगले अन्य नाम की ओर चलें इसके, तो एक अन्य नाम आता है इसका नामकरण की अवस्था। नामकरण की अवस्था, अब नामकरण से समझे। इस अवस्था के अंदर जो भी बालक होता है वो अपने नाम को किसी दूसरे के नाम से जोड़ता है। जैसे कि कोई खेलने गया और खेलते खेलते क्या कहेंगे, अपने नाम रखेंगे कि कौन, कोहली, कि तू कौन, कि धोनी, कि तू कौन, कि सचिन, मैं कौन, कि ये, मैं कौन, कि युवराज सिंह। ये इस प्रकार के वो अपने अपने नाम बना लेते हैं और उन्हीं नामों के अनुसार उनको खेलना प्रारंभ कर देते हैं। अब धोनी खेलेगा, अब कोहली खेलेगा, यानी कि अपने नाम रखेंगे, उपनाम कर देंगे, तो उनको अपन कहते हैं उपनाम की अवस्था, उपनाम की उपनामकरण की अवस्था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या का मतलब होता है झूठ बोलना। ये वही अवस्था होती है जिसमें सर्वाधिक झूठ बोला जाता है बालक के द्वारा। एक बार पूछा भी गया किसी एग्जाम के अंदर कि सर्वाधिक झूठ बोलने वाली अवस्था कौन सी कहलाएगी। सर्वाधिक झूठ बोलने वाली अवस्था हो जाएगी अपने बाल्यावस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इस अवस्था में बालक बड़े बड़े झूठ ने बोल करके छोटे छोटे झूठ बोलता है। जैसे किसी माँ ने कोई चीज़ लेने के लिए दुकान पर भेजा तो 10 रुपये की जगह 9 रुपये की कोई सामान लेके आ जाए, 1 रुपये अपने पास रख लेगा और जाकर बोल देगा 10 रुपये की चीज़ है। या फिर 1 रुपये की चीज़ का खुद खाने के लिए लेके आ जाएगा, 10 रुपये का 9 रुपये का सामान लेके आ जाएगा। कोई चीज़ टूट गई है तो उसको फेंक देगा और पूछे जाने पर यह बोलेगा कि नहीं पता कहाँ गए, जबकि उसको पता है, झूठ बोलना प्रारंभ कर चुका है वो। उसे कहते हैं मिथ्या परिपक्वता। किस अवस्था में बोला जाता है सर्वाधिक? बाल्यावस्था के अंदर बोला जाता है। उसके बाद बात करें कि मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था। जो बाल्यावस्था है मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर बालक देख करके ही चिंतन करता है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो भी चिंतन किया जाएगा वो सिर्फ देख करके कर सकता है, बिना देखे नहीं कर सकता। मूर्त का मतलब होता है देखना और अमूर्त का मतलब होता है जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में कल्पना करना, और मूर्त का मतलब होता है जो चीज सामने रखे उसी के बारे में कल्पना करना। तो बालक जो चीज सामने रखी उसी के बारे में कल्पना करेगा, कि जैसे कोई डेस्क टेबल रखी हुई है तो उसके बारे में ही कल्पना कर सकता है। कोई चीज जा रही है, कोई चीज हाथी घोड़ा कुछ भी हो, पक्षी हो, तो उसी के बारे में कल्पना कर सकता है। ये अपने हो जाएगी कौन सी अवस्था? मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था। बाल्यावस्था मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाएगी। मूर्त तार्किक
चिंतन काका की अवस्था। ये अपना उपनाम हो गया। अगले नाम की बात करें, एक अन्य नाम आता है इसका यथार्थवाद का, यथार्थवाद की अवस्था। यथार्थवाद की ये इसके अन्य नाम हो गए। एक अन्य नाम की बात करें तो गैंग एज या फिर टोली एज या समूह अवस्था। गैंग एज या टोली एज बोल दो उसको, या समूह अवस्था बोल दो। इस अवस्था के अंदर जितने भी बालक पाए जाते हैं वो सारे के सारे एक ग्रुप बना के डोलते रहते हैं। कभी देखा होगा कि छोटे छोटे बालक गांवों के अंदर क्या करते हैं कि कभी इसके घर गए, इसके घर से भगाने के बाद में दूसरे घर पे पहुंच जाएंगे, दूसरे घर के भगाने के बाद में तीसरे घर पे पहुंच जाएंगे। अकेला बालक नहीं जाएगा, वो ग्रुप में जाता है। 4 का हो, 5 का हो, 3 का हो, 2 का हो, एक साथ ये पूरा पूरा एक साथ ही निकल जाएंगे। खाना पीना हो, आज इसके घर खा लिया, कल उसके घर खा लेंगे, कोई मतलब नहीं। वो एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, टोली बना करके रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं टोली बना करके। तो इसलिए उस अवस्था को अपन टोली एज भी कह सकते हैं। टोली अवस्था और इस जो ये उपनाम है, इस नाम के ऊपर तो कई बार प्रश्न पूछा जा गया है कि टोली अवस्था या गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है। अपना आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। टोली अवस्था या गैंग एज या इसको समूह एज बोल सकते हैं, समूह अवस्था। पहला हो जाएगा उपनामकरण की अवस्था, दूसरा मिथ्यावस्था हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था, यथार्थवाद की अवस्था, टोली अवस्था। ये अपन ने कम से कम 8-10 नाम देखे थे उपनामों में। पहला हो जाएगा सीखने का महत्वपूर्ण काल, दूसरा हो जाएगा प्रारंभिक काल, तीसरा हो जाएगा जीवन का अनोखा काल, चौथा हो जाएगा वैचारिक क्रियावस्था, पांचवा जो नाम है खेलने की अवस्था हो जाएगी, छठा नाम हो जाएगा उत्पाद की अवस्था। उसके बाद में सातवां जो नाम है अपने उपनामकरण की अवस्था हो जाएगा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था हो जाएगा। आठवां देखा जाए तो मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था हो जाएगी। नौवीं हो जाएगी यथार्थवाद का अवस्था। और जो 10वां नाम है गैंगेज, सबसे इंपॉर्टेंट है गैंगेज या टोलीएज। एक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने खेलने की अवस्था, और एक हो जाएगा ये जीवन का अनोखा काल। अब ये क्यों है? क्योंकि इसके समांतर में दिखने वाला, जैसे सीखने का आदर्श काल, तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, तो अनोखा काल हो जाएगा किसमें? बाल्यावस्था में। दो तो ये। दूसरी बात आती है खेलने की अवस्था, और जो खेलने की अवस्था है, इस एक तो हो जाएगा खेलने की अवस्था, ये तो किसमें आ जाएगी? बाल्यावस्था के अंदर। और दूसरा ही इसके जैसा नाम दिखने वाला है, वो है खिलौनों की आयु या खिलौनों की अवस्था, वो हो जाएगी अपनी शैशवावस्था हो जाएगी। ठीक है। और टोली अवस्था और गैंग अवस्था, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा हो, किसी भी एग्जाम के अंदर इस चीज़ को पूछा जा सकता है कि टोली अवस्था गैंग अवस्था किसे कहा जाता है, किस अवस्था को अन्य नाम से जाना जा सकता है, या गैंग अवस्था एक दे दे। गैंगेज को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। इसके बाद आती है इस बाल्यावस्था की जो भी परिभाषा है,
बाल्यावस्था की परिभाषा है। बाल्यावस्था की परिभाषा में सबसे पहले देखें कॉल एंड ब्रूस के अनुसार। कॉल एंड ब्रश की अवस्था, ये चीज देखने वाले। तो ये इसमें हो जाएगा जो बालक का जीवन का जो अनोखा काल, जो मैंने अन्य नाम बताया था वो इसी के द्वारा दिया गया था। कॉल एंड बुश क्या बोलता है कि बालक का जो अनोखा काल है वो सबसे ज्यादा कौन सा काल हो जाएगा? बाल्यावस्था का काल हो जाएगा। ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई? कॉल एंड बुश के द्वारा। बालक का, कॉल एंड बुश के द्वारा बालक का बाल्यावस्था का बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये कॉल एंड बुश के अनुसार परिभाषा हो जाएगी। दूसरा आता है रॉस के अनुसार, और रॉस क्या कहता है कि जीवन का मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होता है। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी रॉस के अनुसार? जीवन का मिथ्या परिपक्वता का काल। जीवन का मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। तीसरी परिभाषा आती है किलपैट्रिक की परिभाषा। प्रतिद्वंदिता समाजीकरण का काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? किलपैट्रिक के द्वारा। क्या कहा गया था? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का जो काल है वो कौन सा है? बाल्यावस्था। तीसरी परिभाषा हो जाएगी अपने किलपैट्रिक परिभाषा। और किलपैट्रिक के अपनी परिभाषा में क्या बताता है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कौन सी अवस्था हो जाएगी? बाल्यावस्था है। ये अपने किलपैट्रिक में होता है। उसके बाद में आता है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो क्या बोलता है कि 20वीं शताब्दी का जो बालक है बाल्यावस्था के बारे में बोलता है। जो 20वीं शताब्दी का बालक बाल्यावस्था कहलाएगा। क्रो एंड क्रो ने चौथी परिभाषा हो जाएगी 20वीं शताब्दी का बालक का है। ये अपने देख लिया, परिभाषाएं हो गई बाल्यावस्था की। इसके बाद में जो टॉपिक है अपने बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में होगा, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो पढ़ाई कराई जा रही है ये अपने आप में एक बहुत पूरा सिलेबस कवर करती है। शिक्षक से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी हो उसके अंदर यही मनोविज्ञान पूछा जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को शेयर करो
और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।